गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम का फर्स्ट चैप्टर जनसंचार है उसको पढ़ेंगे। जनसंचार में पहला क्वेश्चन है बेटा आपका प्रिंट माध्यम। तो प्रिंट माध्यम के ऊपर एक संक्षिप्त नोट पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में, तो आप प्रिंट माध्यम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें इसकी विशेषताएं भी, इसके क्या हानियाँ हैं, क्या लाभ हैं, सब पढ़ेंगे। तो बेटा जो प्रिंट माध्यम है ये एक मुद्रित माध्यम है जो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। आजकल जो आधुनिक माध्यम है जनसंचार के, उनमें सबसे पुराना जो माध्यम है वो प्रिंट माध्यम है। आधुनिक युग में इसका जो आरंभ है बेटा वो छपाई से हुआ। छपाई से इसका आविष्कार हुआ। प्रिंट होता है छपाई। चीन में इसका मुद्रण सबसे पहले हुआ था, परंतु आधुनिक छापेखाने का जो आविष्कार है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की प्रमुख भूमिका रही है। भारत में ईसाई मिशनरियों ने भी सन 1556 में गोवा में धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए खोला था। अर्थात भारत में प्रिंट माध्यम की जो स्थापना है या प्रारंभ है बेटा वो 1556 में गोवा में हुआ था। और वैसे इसका आविष्कार किसने किया था? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। और सबसे पहले इसका जो प्रचलन जो है वो चीन में हुआ था। ठीक है। और किस लिए खोला गया था ये भारत में? जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकें छापने के लिए प्रिंट माध्यम का आविष्कार किया था। इसके बाद बेटा प्रिंट माध्यम की विशेषताएं। प्रिंट माध्यम जो है बेटा इसके तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। प्रिंट माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जो छपे हुए शब्द होते हैं वो स्थायित्व होते हैं। स्थायित्व मतलब बेटा आप इन्हें आराम से जब चाहे तब पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आज इसको पढ़ लिया आपने, कल इसको आप नहीं पढ़ सकते हो। आप जब चाहो इसको पढ़ सकते हो। पढ़ते हुए उस पर विचार विमर्श कर सकते हो, सोच सकते हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती आपको तो उसको आप दोबारा पढ़ सकते हो, और जितनी बार पढ़ने की आपकी इच्छा हो उतनी बार आप इसको पढ़ सकते हो। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ या उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास रहती है। और जो आपने मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का यह लाभ भी है कि आप इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इसलिए मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार, कि इससे क्या होता है, हमारी लिखित भाषा का विस्तार होता है। लिखित जो हमारी भाषा है, लिखने की जो हमारा शक्ति है उसमें तीव्रता आती है। लिखित भाषा की सभी विशेषताएं जो है बेटा है इसमें। और इसमें लिखित भाषा में बेटा मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों में बड़ा अंतर है। लिखित भाषा अनुशासन की मांग रखती है और बोलने में एक स्वतः स्फुटता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल कर ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि बेटा मौखिक भाषा में इतनी नहीं होती, क्योंकि हम स्वतः क्या करते हैं, बड़ी जल्दी बोल देते हैं। दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाते कि कहाँ हमने मिस्टेक की है, गलती की है। बट जब हम लिखते हैं तो लिखित भाषा में हमें अनुशासन की मांग करती है लिखित भाषा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आपकी जो भाषा है, आपका उसकी जो व्याकरण है, वर्तनी जो है, शब्दों का जो प्रयोग है वो आपने कैसे किया है, कैसे नहीं किया है, कैसे इस्तेमाल किया है उसका, वो सब बातें क्या होती है, मायने रखती हैं। क्योंकि वो क्या होती है, लोगों के पास काफ़ी समय तक सेव होती है। वो कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, कहीं से भी उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएँ। और दूसरा क्या कि आपको ये नहीं कि कठोर शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि कई लोग इन शब्दों को समझ नहीं पाते, क्योंकि अनपढ़ लोग, कुछ कम पढ़े लिखे, अनपढ़ तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। ठीक है। तो जो जैसी प्रचलित भाषा है, जैसे हरियाणा में जैसी प्रचलित भाषा है, ठीक है, तो उसी भाषा का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग उसी भाषा को ज़्यादा पहचानते हैं।
तो इसलिए उसी भाषा का हमें उसी में अधिक प्रयोग करना पड़ता है ताकि लोग उसको अधिक से अधिक समझ पाएँ। मुद्रित माध्यमों की बेटा तीसरी जो विशेषता है वो ये है, यह चिंतन विचार के विश्लेषण का माध्यम है। किसके बाद इसमें जो बातें लिखी इसके माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ इसे पढ़ने और समझने सोचने का समय होता है बल्कि उसकी अपनी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक के जरिए एक विशेष स्तर तक योग्यता हासिल की हो। ये बेटा इसका लाभ भी बोल सकते हैं और इसकी हानि भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो मुद्रित माध्यम है इसमें हम चिंतन कर सकते हैं, विचारों का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात किसी पाठक के पास न सिर्फ इसे पढ़ने हो तो इसके लिए पाठक की क्या होनी चाहिए बेटा, इसको पढ़ने और समझने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जो साक्षर है, अर्थात जो पढ़ा लिखा है वही व्यक्ति, या औपचारिक अनौपचारिक घर बैठ कर के या स्कूल जा कर के, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक घर बैठ करके या स्कूल जा करके जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त, कहीं से भी कोई शिक्षा प्राप्त की है तभी इसको पढ़ सकता है, अन्यथा इसको नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं विचार विमर्श इस पर कर सकते हैं। तो पहले इसकी विशेषता क्या बेटा, ये लिखित और मौखिक भाषा में अड़ांतर है। लिखित भाषा में अनुशासन की मांग करती है ये जो प्रिंट माध्यम है। दूसरा बेटा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग न करके प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लोग इसको अधिक से अधिक समझ सके। तीसरी विशेषता क्या बताई थी कि चिंतन और विचार के विश्लेषण का माध्यम है। इसके माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हो, लेकिन कब कि इसमें पाठक के पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, अर्थात वो साक्षर होना चाहिए। अब बेटा इसमें हम पढ़ते हैं इसकी मुद्रित माध्यम की कमजोरियाँ, मतलब इसमें क्या कमजोरी हैं। तो ये भी बताया था, जो साक्षर होते हैं वही इसको पढ़ सकते हैं, तो जो निरक्षर होते हैं वो मुद्रित माध्यम उनका किसी काम का नहीं, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर है उनके लिए। तो मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये क्या होगी, एक इसकी कमजोरी होगी, हानि होगी, इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं। वे रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होती है। ठीक है, जैसे बेटा टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट पे आप जैसे घटना घटती है वैसे ही घटना का समाचार आप तक पहुंच जाता है। लेकिन जो ये माध्यम होते हैं, मुद्रित माध्यम, जैसे अखबार है आपका, वो 24 घंटे में एक बार आएगा। साप्ताहिक पत्रिका जब वो सप्ताह में एक बार आएगी। अखबार या पत्रिकाओं में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा होती है, जिसे हेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा जो होते हैं समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती। अर्थात आप कुछ और प्रकाशित करवाना चाहें लेकिन प्रिंट हो चुका है पेपर, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट डे ही प्रिंट होगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्या है, ये घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, कि जो तुरंत घटना घटी है उसको हम पत्रिकाओं में, अखबारों में संचालित नहीं कर सकते हैं। दो इसकी ये कमियाँ हैं बेटा। इसके माध्यम को लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगली बात समझिए बेटा, थर्ड देखिए, इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह अर्थात स्पेस का पूरा भी ध्यान रखना होता है। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात आप अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। रिपोर्ट लिखनी है तो 250 शब्दों में लिखनी है तो आपको उन्हें शब्दों में उसे पूरा करना होगा, अर्थात अखबार पत्रिका में ऐसी में जगह नहीं होती। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर भी सामग्री प्रकाशित करनी होती है, क्योंकि सभी विषयों पर उन्हें लिखना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही विषय है उसी के ऊपर आपको पूरा अखबार लिखना है। नेक्स्ट बेटा, जो मुद्रित माध्यम है बेटा, उसमें लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियां और अशुद्धियां दूर कर दी जाए। क्योंकि गलतियां और अशुद्धियां एक बार यदि प्रकाशन
के बाद वह गलती और अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी, तो उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही काफ़ी सावधानियाँ बरती जाती हैं। इसमें ये भी है। वैसे क्या होता है, आप जैसे रेडियो है, मौखिक जो श्रव्य माध्यम है, उसमें क्या करते हैं लोग, सुनते हैं सिर्फ, ठीक है, तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन पत्रकार, लेखक जो है, उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी गलतियों और अशुद्धियों को दूर रखना पड़ता है कि कोई अशुद्धि ना हो जाए, लिखने में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो प्रकाशित हो गई तो वो अगले प्रकाशन में ही उसमें सुधार हो पाएगा। तो ये तो बेटा उसकी कमियाँ किसकी, प्रिंट माध्यम की। तो प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर किसने इसका आविष्कार किया, ये शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे प्रिंट माध्यम को आप, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो। तो रेडियो माध्यम के विषय में बताइए। रेडियो क्या है बेटा, एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम क्या होता है बेटा, इसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजह से रेडियो पर श्रोताओं से संचालित माध्यम कहा माना जाता है। अर्थात रेडियो पर श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है किसको, रेडियो को। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबारों के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। बट रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। यदि कोई संस्करण आ रहा है तो तब आपने उसको सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो वो चला जाएगा, आप उसको दोबारा नहीं सुन सकते हो। लेकिन मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता थी बेटा, कि उसको आप कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते थे, लेकिन रेडियो पर ऐसा नहीं है। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता था। जैसे बताया, शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है, कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी सुना नहीं जा सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होता है। जब बुलेटिन समाचार प्रसारित होंगे तभी उसको आप शुरू से अंत तक बारी बारी एक के बाद एक दूसरा समाचार सुन सकते हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद है बेटा, आपको यदि कोई समाचार सुनना है तो जो टाइम है उसको उस समय आपको रेडियो को अपने साथ रखना होगा, अदरवाइज़ आप उसको नहीं सुन पाओगे। इसके बाद किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश में आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। नहीं आपके पास, ठीक है, नहीं आप ऐसा हो सकते कोई गूढ़ शब्द आ गया है, कठिन शब्द आ गया, तो उसका अर्थ आप शब्दकोश से देख सके, क्योंकि उसको देखेंगे तो अगला समाचार आपका चला जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में एक कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे, ठीक है। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है कि रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों के महत्व को सर्वाधिक होता है। अर्थात वहाँ पर क्या है, रेडियो में तो खाली क्या आप सुन सकते हो, लेकिन श्रव्य और जो टेलीविज़न है वो आपका श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है, उसमें शब्दों और ध्वनियों के साथ साथ आप दृश्य भी देख सकते हो। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है, ठीक है। अर्थात सिर्फ शब्द है और आवाज़ है रेडियो में। बेटा जो रेडियो है उसमें समाचार संरचना जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में प्रकाशित की जाती है, ठीक है। जो समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में प्रकाशित होता है। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है बेटा, तो उल्टा जो पिरामिड शैली है ये भारत की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है बेटा। सभी तरह संचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें
जो आपकी स्टोरीज होती हैं या आपने स्टोरेज कर रखा है जिसको, इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड जो शैली है बेटा, वो समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में, इसमें बेटा डायग्राम नहीं बना रखा, ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली होती है बेटा, मैं बता देती हूँ आपको, उल्टी ऐसे, ठीक है, ये शैली होती है। इसमें क्या करते हैं बेटा, आपका एक सबसे पहले आता है बेटा इंट्रो, ये क्या है आपका इंट्रो, फिर उसके बाद बॉडी और फिर इसके बाद समापन, ठीक है। ये आपका इंट्रो, ये बॉडी और ये समापन, इन तीन उसमें क्या होता है, तीनों में क्या लिखा जाता है बेटा, रेडियो में समाचार पत्र लिखा जाता है। इंट्रो को लीड कहते हैं बेटा, इंट्रो क्या होती है आपकी, लीड होती है। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा कहते हैं, ठीक है। इसमें खबर के मूल तत्वों को लिखा जाता है, मतलब हेडलाइन जो होती है उसको बताया जाता है। इंट्रो में किसको बताया जाता है, हेडलाइन को बताया जाता है, एक या दो पंक्ति में बता दिया जाता है। यह समाचार का क्या होता है बेटा, मेन पार्ट होता है। इसके बाद बॉडी, बॉडी होती है बेटा, क्या होता है, बॉडी होता है समाचार का विस्तृत रूप से विवरण या ब्यौरा, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार विस्तृत रूप से समाचार का ब्यौरा देना, ठीक है। ये आपका किस में आ जाता है, बॉडी में। और इसके बाद समापन, समापन में जो होता है बेटा, समापन में जो उल्टा पिरामिड शैली में ही होता है समापन, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, समापन में जैसा तत्व नहीं होता, कोई तत्व नहीं होता, तथापि उसके प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं भी दी जाती हैं। अर्थात कोई तथ्य नहीं है तो उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो दे दी जाती है, अपनी तरफ से कुछ बताया जाता है। यदि समापन नहीं होता, यदि समय और स्थान की कमी हो जाए तो अंतिम पैराग्राफ या पंक्तियों को काटकर समाचार छोटा किया जा सकता है। इस प्रकार समाचार जो है आपका समाप्त कर दिया जाता है। तो बेटा ये जो है आपका, ये उल्टा पिरामिड शैली है। पहले इंट्रो, बॉडी, फिर समापन, पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। पहले मुख्य खबर दी जाती है, फिर उसको विस्तृत रूप से क्रमानुसार बताया जाता है, फिर उसको यदि कम स्पेस है तो उसको छोटा या काट करके उसे छोटा करके समाप्त कर दिया जाता है। ये जो है वो आपकी बेटा उल्टा पिरामिड शैली है। इसके बाद है बेटा, इसी कहते हैं कि कहानी में उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में ही विभाजित किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है बेटा, इंट्रो, बॉडी और समापन। इसके तरफ इसको ही क्या रखा जाता है पैराग्राफ में, समाचार में। इसके अलावा इसमें यदि विस्तृत ब्यौरे के घटते महत्वक्रम रखा जाता है, महत्वक्रम में लिखा जाता है, अर्थात महत्वपूर्ण वस्तुएं पहले, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, इस तरीके से क्रमानुसार उसमें लिखा जाता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, आपने प्रिंट माध्यम और रेडियो में, प्रिंट माध्यम में उसकी विशेषताएं और उसकी हानियां पढ़ी। उसके बाद रेडियो माध्यम रेडियो में समाचार का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद उसकी संरचना कैसे हुई है इंट्रो, बॉडी और समापन से, और उसके बाद इसकी बुनियादी बातें, समाचार कैसे लिखा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस ये 2 ही क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। ओके।